तो गाइस ब्लैक क्लोवर एनिमे सीरीज का पहला एपिसोड है और अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं इसका अगला पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। तो गाइस कहानी की शुरुआत में हम हेज विलेज के अंदर एक चर्च को देखते हैं और चर्च के बाहर कोई दो अनाथ बच्चों को छोड़कर चला जाता है और इन दोनों को इस चर्च का प्रीस्ट चर्च के अंदर ले जाता है। क्या ये दोनों आपस में भाई हैं क्या? यहाँ जुड़वा? नहीं, लगता तो नहीं है। ये काफी ज्यादा शांत है, पर ये दूसरा वाला कुछ ज्यादा ही नटखट है। इनमें से एक का नाम होता है यूनो और इसके पास में एक लॉकेट भी रखा हुआ होता है। ठीक है, इसका नाम तो यूनो है। इस दूसरे वाले का नाम क्या है? पर तभी ये दूसरा बच्चा इसके चेहरे पर एक लात मार देता है। अरे यार, ये कितना शरारती है। चलो कोई बात नहीं, तो इसका नाम है आस्था। हाँ ठीक है, आज से अभी से ये तुम्हारा नया घर है। अब इसके बाद हम 15 साल आगे का सीन देखते हैं जहाँ कुछ किसान लोग मैजिक का यूज करके खेती बाड़ी कर रहे होते हैं। ब्लैक क्लोवर की इस दुनिया में मैजिक का यूज करना काफी ज्यादा कॉमन है। मैजिक से ये लोग हल चला सकते हैं, यहाँ तक कि बारिश भी करवा सकते हैं। और तभी इन सभी किसानों को किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे जाती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि आस्था की होती है, जो कि अब 15 साल का हो चुका है। आस्था सिस्टर लिली नाम की एक लड़की से कहता है, सिस्टर लिली प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए, एक दिन मैं विज़र्ड किंग बन जाऊंगा और आपको खुश कर दूंगा, देख लेना। ये सुनकर आस्था डिसअपॉइंटेड हो जाता है। मान जाओ ना यार, मुझे माफ कर देना। मैं हार नहीं मानने वाला, मान जाओ यार। पर मैं नहीं मानने वाला। अरे मुझे माफ कर दो यार। तभी सिस्टर लिली को गुस्सा आ जाता है और इसे मजबूरन अपने मैजिक का यूज करके आस्था के ऊपर हमला करना पड़ता है और इसे शांत कर देती है। मुझे माफ कर देना आस्था, क्या तुम ठीक हो? तभी एक लड़का और एक लड़की यहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि बढ़िया किया, इस पे रहमत खाया करो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। और तभी आस्था उठ खड़ा होता है और बोलता है कि अभी मैंने हार नहीं मानी है सिस्टर लिली, और सिस्टर लिली की तरफ आगे बढ़ जाता है। और तभी यूनो यहाँ पर आकर आस्था को रोक लेता है। जी हाँ गाइस, ये वही बंदा है जो कि आस्था के साथ ही प्रीस्ट को चर्च के बाहर मिला था। आस्था इस पर गुस्सा हो जाता है, साले बीच में क्यों आ रहा है तू, यूनो के बच्चे? मैं बीच में क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा चिल्लाते हो, तुम्हारी हाइट भी छोटी है, तुम काफी इमेच्योर हो, कुल मिलाकर फटीचर हो, जिसे कोई लड़की पसंद नहीं कर सकती। ऐसे बोलेगा अब तू मुझे? हैं, बचपन से चड्डी बड्डी थे हम लोग, 15 साल साथ में बिताए हैं। यूनो सिस्टर लिली के पास जाता है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ सिस्टर लिली? आपका शुक्रिया। साले मुझे इग्नोर करना बंद कर। यूनो आस्था को समझाता है, आस्था मेरी बात सुनो, सिस्टर लिली एक प्रीस्ट है तो वह तुमसे शादी नहीं कर सकती, और वैसे भी तुम अभी बच्चे हो। साले चुप कर जा। यूनो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आओ मेरे साथ लड़ो। और मैं इसके लिए मना करता हूँ। पर क्यों भाई? मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना है। क्या कहा तूने? अरे आस्था रुक जा भाई, तुम यूनो को कभी नहीं हरा सकते। अच्छा मुझे चैलेंज? हाँ। आस्था यूनो के ऊपर मैजिक यूज करने का ट्राई करता है पर कुछ होता ही नहीं है। अरे आस्था भैया, आपके पास जीरो मैजिक है, आप यूनो को कभी नहीं हरा सकते। अरे यार कुछ आया ही नहीं, मेरा क्या होगा? मुझे तो भरोसा ही नहीं होता है, इतने ज्यादा बड़े हो चुके हो फिर भी मैजिक का यूज नहीं कर सकते हो। तेरी दिक्कत क्या है बे छुटकू? बड़ों से ऐसी बात करते हैं? बताओ तुझे अभी इस पूरी दुनिया में मैंने सिर्फ तुम्हें ही देखा है जो कि मैजिक का यूज नहीं कर पा रहा। आस्था का पास्ता। यार सही तो कह रहा है ये, लगता है मेरे पास कोई चारा नहीं, लगता है मुझे तुम्हें दिखाना ही होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। पर आस्था तेजी से सिटअप्स मारना शुरू कर देता है, पर यूनो अपने मैजिक का यूज करके कपड़े सुखाता है, सिस्टर लिली की हेल्प करता है। पर हमारे आस्था भैया भी पूरे जिद्दी हैं और तेजी से भागकर लकड़ियां काटने जाता है, पर यूनो इस काम को भी आस्था से बहुत ही पहले 1 सेकंड में ही कर देता है। ये छोटा लड़का दोबारा से इसकी इंसल्ट करने लगता है। अरे यार मुझे तो भरोसा ही नहीं होता कि आप दोनों एक ही उम्र के हो। और सभी लोग यूनो की तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं कि एक दिन यूनो इस चर्च और इस विलेज का नाम रोशन करेगा, एक दिन यूनो मैजिक नाइट बन के ही रहेगा। और किसी को भी आस्था से कोई भी उम्मीद नहीं होती है और सभी लोग इसे एक लूजर की नजर से देखते हैं। पर सिस्टर लिली आस्था को मोटिवेट करती है। आस्था बहुत ही जल्द अवार्डिंग सेरेमनी आने वाली है, एक बार तुम्हें ग्रीमोर मिल जाएगा तो तुम भी मैजिक का यूज कर पाओगे। आस्था दुखी था पर सिस्टर लिली की बात को सुनकर आस्था दोबारा से जोशीला हो जाता है। देख लेना सिस्टर लिली, मुझे सबसे अच्छी वाली ग्रीमोर मिलेगी और एक दिन विज़र्ड किंग बन के ही रहूंगा। मैं इस चर्च को और भी ज्यादा बढ़िया बना दूंगा, देख लेना, है ना यूनो? पर यूनो आस्था को इग्नोर करके चर्च के अंदर चला जाता है और आस्था भी गुस्से में भागकर यहाँ से चला जाता है। देख लेना यूनो, बस इंतजार करो, मैं बहुत ही जल्द विज़र्ड किंग बन जाऊंगा। इसके बाद सिस्टर लिली यूनो के पास आती है। यूनो क्या आपको नहीं लगता कि आपको आस्था के साथ थोड़ा अच्छे से बिहेव करना चाहिए? जैसे आप दोनों बचपन में साथ रहते थे, आपको वैसे ही रहना चाहिए ना। नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। और लिली अपने मन में सोच रही होती है कि बचपन में यूनो हमेशा बस रोता ही रहता था और जब आस्था को एक दिन काफी ज्यादा घायल हालत में चर्च लेकर आया था, उस दिन के बाद से यूनो एक बार भी नहीं रोया है। और उसी दिन से आस्था भी ना जाने इतनी देर तक हर दिन ना जाने क्या करता रहता है। और यहाँ आस्था अपने सपने को पूरा करने के लिए यानी कि एक विज़र्ड किंग बनने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। 994, 995 और पूरे 1000 वन स्टैंड पुशअप्स कर लेता है और मोगुरो लीफ का जूस पीता है जो कि मैजिकल पावर्स को इंक्रीज करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। और आस्था डिसाइड कर लेता है कि इसे विज़र्ड किंग बनना ही होगा और दोबारा से ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि साल में एक बार क्लोवर किंगडम के सभी लोग जो कि 15 साल के होते हैं ग्रीमोर टावर के अंदर इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर अवार्डिंग सेरेमनी को परफॉर्म किया जाता है। और यहाँ पर
ही सभी को अपनी अपनी ग्रीमोर मिलती है जिसका यूज करके लोग अपनी मैजिकल एबिलिटीज को एनहांस कर सकते हैं। आस्था और यूनो भी इस अवार्डिंग सेरेमनी में पहुंच चुके हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। इधर काफी सारे लोग आए होते हैं बड़े बड़े सपने लेकर और आस्था अंदर का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। भाई साहब इतने सारे ग्रीमोर्स, इनमें से मेरा कौन सा होगा? बस एक बार मुझे मेरा ग्रीमोर मिल जाए, उसके बाद मैं भी मैजिक का यूज कर पाऊंगा। देख लेना यूनो, मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। तभी तो बंदे यहाँ पर आ जाते हैं और इनकी नजर आस्था और यूनो पर जाती है। अबे ये क्या? अब ये दोनों भी मैजिक नाइट के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं क्या? ये घोंचू ये शायद इन्हें मालूम नहीं, सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग ही काफी ज्यादा मैजिकल पावर्स के साथ पैदा होते हैं। और आस्था के बारे में बात करते हैं कि ये आस्था तो मैजिक पावर का यूज भी नहीं कर सकता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी ग्रीमोर टावर के मास्टर यहाँ पर आ जाते हैं। देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है। आज से आप सभी के सफर की एक नई शुरुआत होने जा रही है। मैं आप सभी को काफी ज्यादा भरोसा, उम्मीद और प्यार देता हूँ। मैं इस ग्रीमोर टावर का मास्टर हूँ। इस एरिया के अंदर कोई भी कभी भी विज़र्ड किंग नहीं बना है और न ही किसी ने मैजिक में उतनी ज्यादा महानता हासिल की है, पर मैं आशा करता हूँ कि आप सभी में से कोई ना कोई विज़र्ड किंग जरूर बनेगा। अवार्डिंग सेरेमनी को आयोजित किया जाता है और इन सभी को अपनी अपनी ग्रीमोर दे दी जाती है। दरअसल ग्रीमोर एक मैजिकल बुक होती है जो कि मैजिकल यूजर्स का मैजिक पावर इंक्रीज कर देती है। सभी लोगों को इनकी ग्रीमोर दे दी जाती है, किसी को बड़ी, किसी को छोटी, किसी को मोटी और किसी को पतली, पर मिलती सबको है। मेरी ग्रीमोर नहीं आ रही, कहाँ रह गई? हेलो ग्रीमोर, आर यू देयर? आस्था को कोई ग्रीमोर नहीं मिलती है। अगले साल ट्राई करना बच्चे। क्या? सभी लोग आस्था पर हंसने लगते हैं। पर यूनो को 4 लीफ वाली ग्रीमोर मिली होती है जो कि काफी ज्यादा चमक रही होती है और इस 4 लीफ ग्रीमोर को देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि ये 4 लीफ वाली क्लोवर ग्रीमोर उनके पास थी जो कि फर्स्ट विज़र्ड किंग बने थे। और यूनो काफी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ कहता है मैं विज़र्ड किंग बनूंगा और सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। सभी लोग इसकी तारीफ करने लगते हैं और यूनो की पावर्स को अप्रिशिएट करते हैं। तभी आस्था कहता है यूनो तुम देखते जाओ, मैं बहुत ही जल्द तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा क्योंकि मैं ही तुम्हारा राइवल हूँ। पर आस्था की बातें सुनकर सभी लोग इस पर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि ये खुद को इसका राइवल बता रहा है, इसे तो एक ग्रीमोर तक नहीं मिली, ये सोच क्या रहा है, पागल वागल है क्या? और यूनो यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है ये नामुमकिन है। यहाँ से जाने के बाद आस्था पेड़ के ऊपर उल्टा लटक कर सोच रहा होता है कि ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ग्रीमोर मिलेगी ही नहीं। पर फिर भी आस्था उम्मीद नहीं छोड़ता है, चाहे मुझे 1 साल लगे, चाहे मुझे 10 साल लग जाए, मैं मेहनत करता रहूंगा जब तक कि मुझे ग्रीमोर नहीं मिल जाती। और शाम को जब यूनो ग्रीमोर टावर से बाहर जा रहा होता है, बाहर 2 लड़के यूनो के साथ फाइट करने लगते हैं जो कि सेरेमनी के समय आस्था और यूनो के बारे में बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक बंदा यूनो से जेलस हो रहा होता है कि इसे 4 लीफ क्लोवर वाली ग्रीमोर कैसे मिल सकती है और अपनी ग्रीमोर को बाहर निकालकर यूनो पर हमला कर देता है। पर यूनो बिना अपनी ग्रीमोर का यूज किए इसके अटैक को इजीली हैंडल कर लेता है। भाई कुछ करे, साले मैं क्या करूं? तू नहीं पंगे ले लिए इससे। तभी एक और बंदा यहाँ पर आ जाता है जो कि इन दोनों को अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके बेड़ियों के अंदर बांध देता है और यूनो को भी बांधकर इसकी ग्रीमोर को चुरा लेता है। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं काफी जाना माना मैजिक नाइट हूँ, मेरा नाम है रेवजी जो कि अपनी चेन मैजिक के लिए मशहूर है, पर मुझे मेरे क्लैन के लोगों ने बाहर निकाल दिया, इसी वजह से अब मैं एक चोर बन चुका हूँ। मैं जानता हूँ ग्रीमोर जिनको चूज करता है उसके अलावा कोई और बंदा उस ग्रीमोर को यूज नहीं कर सकता, पर अंडरग्राउंड कलेक्टर्स ग्रीमोर्स को कलेक्ट करते हैं और 4 लीफ क्लोवर वाली ग्रीमोर के बदले मुझे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाएंगे। और यूनो के लॉकेट को भी लेने वाला होता है क्योंकि इसे लगता है कि ये भी काफी ज्यादा कीमती होगा। पर तभी आस्था यहाँ पर आ जाता है, रुक जा। पर तभी दीवार से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। कर लिया भाई इसने ऑरा माइनस अपना। अबे ओ ये क्या कर रहे हो तुम? और तुम्हारे हाथों में यूनो की ग्रीमोर क्या कर रही है? साले चोर! अरे तुम तो वही हो ना, वही छोटा बेवकूफ बच्चा जिसे कोई ग्रीमोर भी नहीं मिल पाई थी। हाँ मैं वही हूँ। एक ग्रीमोर उसके मालिक के लिए काफी ज्यादा कीमती होती है, उसे यूनो को वापस करो। तुम्हें सच में लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें इसे दे दूंगा? और तभी ये बंदा अपनी ग्रीमोर को यूज करने लगता है आस्था पर हमला करने के लिए। आस्था यहाँ से भाग जाओ, पर आस्था जाने से मना कर देता है। मैं इसे हराए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला, और इस बंदे की तरफ आगे बढ़ जाता है। ये बंदा अपनी पूरी ताकत के साथ आस्था पर हमला करता है, पर आस्था इसके हमले से डॉज कर जाता है। पर इतनी फिजिकल पावर काफी नहीं होती है और आस्था जैसे ही इसे पंच मारने ही वाला होता है अपनी चेन से आस्था को पकड़ लेता है और इसे बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। पर फिर भी आस्था स्ट्रगल करता है। मैंने भी हार नहीं मानी, मैं विज़र्ड किंग बनूंगा। क्या कहा तुमने? विज़र्ड किंग? तुम्हें मालूम है मेरे पास एक एबिलिटी है, जिस किसी को भी मैं अपनी चेन से टच करता हूँ मुझे पता चल जाता है कि उस इंसान में कितना ज्यादा मैजिक है, और तुम में बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही कि तुम्हें ग्रीमोर मिली ही नहीं। बच्चे तुम पैदा ही इस किस्मत के साथ हुए हो, तुम तो सच में एक लूजर हो। इस दुनिया में मैजिक ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है, मैजिक ही सब कुछ है, पर तुम तो मैजिक का यूज ही नहीं कर सकते। क्या ताहेल, तुम्हें जितनी भी कोशिश करो क्या मैं कभी मैजिक यूज नहीं कर पाऊंगा? अरे तुम्हें तो कोई जॉब भी नहीं देने वाला, विज़र्ड किंग तो दूर की बात है, और वो तुम्हारा जो दोस्त जो मेरे पीछे खड़ा है उसका भी यही मानना होगा। हाँ ऐसा हो सकता है, यूनो कितना अमेजिंग है, उसे 4 लीफ क्लोवर ने चूज किया, पर मैं तो बस एक लूजर हूँ। अरे तुम इस दुनिया में कुछ नहीं कर पाओगे, हार मान लो बच्चे, तुम एक लूजर पैदा हुए हो। लगता है ये सही कह रहा है, मैं जितनी भी कोशिश करूँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लगता है मुझे हार मान लेनी चाहिए। जैसे ही आस्था हार मानने वाला होता है तभी यूनो कहता है तुमने लूजर किसे कहा? आस्था मेरी बात सुनो, हाँ ये बात सच है कि तुम कभी विज़र्ड किंग नहीं बन पाओगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि मैं विज़र्ड किंग बनने
वाला हूँ, पर आस्था कोई लूजर नहीं है। आस्था मेरा राइवल है। यूनो की इन जोश भरी बातों को सुनकर आस्था दोबारा से मोटिवेटेड हो जाता है और इस चोर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने अभी हार नहीं मानी है। यूनो मुझे माफ करना, तुम्हें मुझे इस हालत में देखना पड़ा। ये क्या हो रहा है? और तभी अचानक से ही एक रेड कलर की ग्रेमॉयर यहाँ पर आ जाती है। मैं जानता ही था आस्था के पास भी ग्रेमॉयर जरूर होगी। ये डार्क ग्रेमॉयर आस्था की ग्रेमॉयर है। इस ग्रेमॉयर ने आस्था को चूज किया है और इस ग्रेमॉयर के अंदर से एक डार्क स्वॉर्ड बाहर निकल जाती है। ये देखकर ये बंदा हैरान रह जाता है। ये क्या? तुम्हारे पास तो कोई मैजिक पावर थी ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? और ये कैसी ग्रेमॉयर है? दरअसल जो क्लोवर की 3 पत्तियां हैं वो श्रद्धा, उम्मीद और प्यार को दर्शाती हैं। चौथी पत्ती अच्छी किस्मत को दर्शाती है, पर जो 5वीं पत्ती है उसके अंदर एक डीमन रहता है और हम आस्था के आसपास एक डीमन की परछाई को देख पाते हैं। मैं जानता था ऐसा हो ही नहीं सकता कि आस्था को कोई ग्रेमॉयर मिली ही ना हो। आस्था हमेशा से ही ऐसा था, पहले भी और आज भी, चीजों को इम्पॉसिबल से पॉसिबल बनाने वाला। और हम आस्था और यूनो का बचपन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों अभी 5 सालों के होते हैं। दोनों भाग कर कहीं पर जा रहे होते हैं और तभी भागते हुए यूनो नीचे जमीन पर गिर जाता है। यूनो क्या तुम ठीक हो? बेचारा यूनो रोने लगता है। मेरा हाथ पकड़ो। आस्था, यूनो यार तुम तो रोतड़ू हो 1 नंबर के। हाँ वो अरे चिंता क्यों करते हो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और दोनों पहाड़ी के ऊपर जाने लगते हैं। सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं ऊपर टॉप पर। और जैसा कि हम सभी लोग नोटिस कर पाते हैं कि इन दोनों में काफी अच्छा बॉन्ड होता है। दोनों पहाड़ी की चोटी पर जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते हैं। और सिस्टर लिली भी यहीं पर होती है। काफी टेस्टी है पर थोड़ा सा हार्ड है। और यह आज तक बचपन में भी सिस्टर लिली से फ्लर्ट किया करता था। सिस्टर लिली तुम कितनी अच्छी कुक हो ना। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या आप मुझसे शादी करेंगी और मेरे लिए ऐसे ही टेस्टी टेस्टी खाना बनाएंगी ना? दरअसल ये ब्रेड मेरे फादर ने बनाई है तो तुम्हें उनसे शादी करनी चाहिए। यार ये क्या बात हुई? मुझे तुमसे ही शादी करनी है, उस बूढ़े से क्यों करूंगा? प्लीज यार कर लो शादी। आस्था, सिस्टर लिली शादी नहीं कर सकती है, पर मैं हार नहीं मानने वाला। मैं तब तक पीछे पड़ा रहूंगा जब तक सिस्टर लिली हाँ नहीं कर देती। आस्था इसके पीछे ही पड़ जाता है और सिस्टर लिली अपनी ग्रेमॉयर को बाहर निकाल लेती है और आस्था डर जाता है और चुप होकर बैठ जाता है। जिसके बाद सिस्टर लिली इन दोनों को एक कहानी सुनाती है। बहुत समय पहले जब एक डीमन ने पूरी दुनिया को तबाह करना चाहा था। पूरी दुनिया में डार्कनेस फैल चुकी थी, हर जगह तबाही फैल जाती है, पर एक बहादुर जादूगर ने उस डीमन को हराकर दुनिया को बचा लिया। यूनो पहले तो डीमन की स्टोरी सुनते हुए डर रहा था, पर जब यूनो ने उस महान जादूगर के बारे में सुना तो इसे भी इस कहानी में दिलचस्पी हो जाती है और उसके बाद उस जादूगर को क्लोवर किंगडम का विजर्ड किंग बना दिया जाता है। आस्था के पूछने पर सिस्टर लिली बताती है कि अभी भी क्लोवर किंगडम का एक विजर्ड किंग है। जनरेशन टू जनरेशन विजर्ड किंग का टाइटल किसी और को दे दिया जाता है जो उस टाइटल को डिजर्व करता है। विजर्ड किंग की वजह से ही आज क्लोवर किंगडम के अंदर लोग इतनी शांति से रह पा रहे हैं। राजा के बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन विजर्ड किंग ही होता है और आस्था भी अपना मन बना लेता है विजर्ड किंग बनने का। पर तुम्हें विजर्ड किंग क्यों बनना है आस्था? क्योंकि विजर्ड किंग्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सुपर कूल होते हैं। वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, उनके पास पावर्स भी होती हैं। अगर मैं विजर्ड किंग बन जाता हूँ तो मैं लोगों की जिंदगियाँ बेहतर बना सकता हूँ और हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन पाएंगे, जितना चाहे उतना ज्यादा खाना खा सकेंगे। सबसे पहले तो मैं इस गंदे से चर्च को दोबारा से बनाऊंगा। सिस्टर लिली, मैं एक दिन विजर्ड किंग बनूंगा और आपकी जिंदगी को भी बेहतर बना दूंगा। तो प्लीज यार मुझसे शादी कर लो। ये बंदा भाई घूम फिर के शादी पे आ जाता है, कमाल है भाई ये बंदा। आस्था एक्साइटेड होकर मैजिक यूज करने की कोशिश करने लगता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इसके पास मैजिकल पावर्स होती ही नहीं है। यार ये क्यों हो रहा है? मैं मैजिक का यूज क्यों नहीं कर पा रहा? सिस्टर रुक जाओ, मैं कपड़े सुखाता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया आस्था। तो क्या प्लीज मुझसे शादी? नहीं, शादी नहीं, नहीं। शादी कर लो प्लीज। कितना डीठ है भाई ये बंदा, कितनी बेइज्जती करवाएगा ये। तभी यूनो यहाँ पर आता है अपने हाथ में एक बच्चे को लेकर जिसका नाम नैश है। नैश प्लीज रो मत यार, यूनो इसे मुझे दो। आस्था, अरे भाई मैं विजर्ड किंग बनने वाला हूँ तो ये बच्चा तो संभाल ही सकता हूँ। आस्था इस बच्चे को पकड़ता है पर इसे ऑलमोस्ट नीचे गिराने ही वाला होता है। सिस्टर लिली इस बेबी को चुप करवाती है और तभी फादर यहाँ पर आ जाते हैं। मुझे दूसरे विलेज में मेयर से मिलने जाना है लिली, क्या ऐसे कोई मेयर को डिलीवर कर सकता है? आस्था चिल्लाकर कहता है कि इसे मुझे दो, मैं जाता हूँ। अरे मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मैं जाता हूँ। आस्था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेटर है बच्चे। क्या तुम इस काम को कर सकते हो प्लीज? क्या मैं? ये काफी ज्यादा जरूरी लेटर है, मैं इसे आस्था के हाथ नहीं छोड़ सकता। दरअसल मुझे मेयर से मिलने जाना है, हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी। सर्दी आने वाली है और हमारे पास खाना नहीं है, तभी वो हमें कुछ खाना देंगे, पर मुझे दूसरे विलेज में जाना है। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं जा सकता हूँ। नहीं आस्था, फादर ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है तो मुझे ही जाना होगा। पर इस लेटर को डिलीवर करने के लिए यहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में एक शराबी को दुकान से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि इसने शराब भी पी ली और पैसे भी नहीं दिए और फिर भी अभी और पीना चाहता है। भी यहाँ से गुजर रहा होता है और तभी नीचे जमीन पर गिर जाता है। लग गई, काफी ज्यादा बर्फ पड़ रही है, लगता है मुझे ध्यान रखना होगा कहीं मेरा पैर स्लिप ना हो जाए। इस शराबी की नजर के इस पेंडेंट पर जाती है और एक क्रीपी सी स्माइल करता है और इसका पीछा करने लगता है। इस मैसेज को डिलीवर करता है। तुम्हारा शुक्रिया बच्चे, मैं फादर को बता दूंगा कि मुझे ये मिल चुका है। ठीक है, आपका शुक्रिया, शुभ रात्रि। और यहाँ से जाने लगता है पर रास्ते में ये बंदा इसके सामने आ जाता है। आप कौन है? यहाँ आस्था को काफी ज्यादा भूख लग रही होती है पर चर्च के अंदर और फादर नहीं होते हैं और बिना के सिस्टर लिली और ये बच्ची मना कर देती है। खाना शुरू करने से आस्था को की फिक्र हो जाती है और को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। ये शराबी से इसका लॉकेट छीन लेता है ताकि इसे बेचकर दारू पी सके। हे प्लीज इसे मुझे वापस दे दीजिए, वो मेरा पेंडेंट है, प्लीज वापस कीजिए। ये शराबी को एक लात मारता है। साले बेवकूफ लड़के, क्या करेगा तो इस पेंडेंट का? प्लीज मुझे वापस कीजिए, वो मेरा है
और यूनो इसे सबक सिखाने के लिए मैजिक का यूज करने लगता है। अबे ये क्या है? इससे हराएगा तो मुझे? अच्छा तो लड़ना चाहता है और मरना भी। हाँ यूनो रोने लगता है और तभी आस्था यहाँ पर आ जाता है और इसे शराबी के साथ भिड़ जाता है और ये बंदा आस्था को दूर पटक देता है। साले तू कौन है? वो यूनो का है, उसे वापस करो। और आस्था इस आदमी पर हमला कर देता है, उसे वापस करो। साले मुझे छू मत, गंदे हाथों से साले नमूने। और आस्था पर एक मुक्का मारता है जिसकी वजह से इसकी नाक से खून आने लगता है, पर फिर भी आस्था हार नहीं मानता और दोबारा इस पर हमला करता है। बार बार हमला करता ही जाता है और यूनो बस खड़ा होकर देख रहा होता है। ये शराबी देखता है कि आस्था हार ही नहीं मान रहा और समझ जाता है कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है और हार मानकर इस पेंडेंट को यहीं पर गिराकर यहाँ से जाने लगता है। साला हार ही नहीं मान रहा, इसकी दिक्कत क्या है? और आस्था नीचे जमीन पर गिर जाता है। यूनो इसके पास आता है और आस्था से माफी मांगता है। मुझे माफ कर देना आस्था, ये सब मेरी वजह से हुआ। अरे कोई बात नहीं यार, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता आस्था। और इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर आस्था के पास एक रेड कलर की डार्क ग्रीमॉयर आ चुकी है और इसके पीछे एक डीमन की परछाई होती है। और ये देखकर ये चेन वाला बंदा हैरान रह जाता है और बोलता है कि तुम हो कौन? ये स्वॉर्ड, तुम हो कौन? इस बंदे को गुस्सा आ जाता है और अपनी चेन से आस्था पर हमला करता है, पर आस्था एक झटके से ही अपने मैजिक का यूज करके इसकी सारी चेन्स को गायब कर देता है। ये क्या? इसने मेरे सारी मैजिक को नलीफाई कर दिया। आस्था अपनी स्वॉर्ड उठाता है और एक झटके में ही बहुत ही ज्यादा तेजी से इस बंदे को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि भले ही मेरे पास मैजिकल पावर्स नहीं है, पर इसके बावजूद मैं विज़र्ड किंग बन के ही रहूंगा। हार ना मानना ही मेरा मैजिक है। और ऐसा बोलकर एक जोरदार हमला करता है जिसकी वजह से ये बंदा दूर जाके गिरता है। मैंने खुद को काफी ज्यादा ट्रेन किया, हालांकि मैं मैजिक का यूज नहीं कर सकता, पर मैं फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। शुक्र है मेरी ट्रेनिंग खराब नहीं गई। यूनो आस्था के पास आता है और काफी खुशी से आस्था को देख रहा होता है। और दोबारा से फ्लैशबैक में हम देखते हैं, आस्था क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ ना। अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ। वैसे भी मैं विज़र्ड किंग बनने वाला हूँ और तुम्हारी और सभी की रक्षा करूंगा। मैं सबको खुश कर दूंगा और मैं सभी को साबित करके दिखाऊंगा क्या आस्था कि अगर तुम गरीब हो या अनाथ हो, इसके बावजूद भी तुम एक विज़र्ड किंग बन सकते हो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, कोई भी कर सकता है अगर वो इसके लिए मेहनत करेगा। तुम भी ऐसा कर सकते हो, मैं भी विज़र्ड किंग बन सकता हूँ और तुम भी। यूनो आस्था का जुनून देखकर इससे इंस्पायर्ड हो जाता है और विज़र्ड किंग बनने का वादा करता है और बोलता है कि अब से मैं कभी नहीं रहूंगा और विज़र्ड किंग बन के सभी की रक्षा करूंगा। दोनों आपस में वादा करते हैं कि हम दोनों एक दिन एक दूसरे के राइवल्स बनेंगे और एक दिन विज़र्ड किंग बन के ही रहेंगे। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं। ये रही मेरी ग्रीमॉयर। हाँ, थोड़ी सी गंदी है, पर मैं अपनी पूरी जिंदगी इसकी रक्षा करूंगा। अच्छी है ना? आस्था, तुमने दोबारा मेरी जान बचाई। एक दिन मैं तुम्हारा कर्ज जरूर चुकाऊंगा। क्या तुम्हें वो वादा याद है जो हमने उस दिन किया था? हम दोनों राइवल्स हैं। हाँ, मुझे याद है, पर मुझे लगा कि तुम्हें याद नहीं रहा। जिस तरह से तुम बिहेव करते हो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं अपने ही राइवल के साथ फ्रेंडली होने की, पर वो तुम ही थे जिसने मुझे उम्मीद दी। और दोनों एक दूसरे से फिस्ट बम्प करते हैं और बोलते हैं कि चलो देखते हैं हम में से कौन विज़र्ड किंग बनेगा। विज़र्ड किंग के रोल को जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन किया जाता है उस इंसान को जो कि विज़र्ड किंग बनने के लायक होता है। और ये विज़र्ड किंग्स डायरेक्टली मैजिक नाइट्स को कमांड दे सकते हैं ताकि ये सभी लोग मिलकर किंगडम की रक्षा कर सकें। अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर मैजिक नाइट्स 9 स्क्वाड्स में डिवाइडेड है और हर एक स्क्वाड की खुद की एक अलग स्पेशलिटी है। और एक मैजिक नाइट बनने के लिए एक मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और आज से 6 महीनों के बाद ये एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। और उसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए आस्था और यूनो काफी ज्यादा लगन के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। आस्था मैजिक पावर को पाने के लिए मुगुरु लीफ का जूस पीता जाता है और उस चोर को हराने के बाद ग्रीमॉयर टावर के मास्टर आस्था को भी मैजिक नाइट का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए कहते हैं। अरे सर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? चलो यूनो का तो समझ में आता है, पर क्या आस्था एंट्रेंस एग्जाम दे भी पाएगा क्या? उसके पास कोई मैजिकल पावर्स है ही नहीं सर, वो पहले राउंड में ही फेल हो जाएगा, तो आप उसे एग्जाम क्यों देने दे रहे हैं? अगर आस्था उस एग्जाम को देना चाहता है तो क्या दिक्कत है तुम्हें? हाँ, देने दो उसको। ओ, मैं समझ गया। आस्था के जाने के बाद तुम्हें अकेला महसूस होगा ना, है ना? मैं समझ सकता हूँ। अच्छा तो ये बात है। हाँ, मैं भी यूनो और आस्था को काफी ज्यादा मिस करूंगी। ओ कम ऑन यार, तुम दोनों मुझे ऐसे मत देखो, मैंने ही उन्हें बचपन से पाला है, ठीक है ना? ऑफ कोर्स उनके जाने के बाद उन्हें मिस तो करूंगा ही। हाँ, वो बात तो ठीक है, पर मुझे लगता है अब वो लोग बड़े हो चुके हैं और हमें उन्हें मौका देना चाहिए। हाँ, यूनो को कुछ नहीं होगा और अगर आस्था फेल हो जाता है तो वो वापस आ जाएगा। अब तो ठीक है ना? अरे हाँ, आस्था तो फेल होते ही वापस आ जाएगा। आपने सही कहा। वैसे मास्टर जी, आस्था की वो ग्रीमॉयर किस तरह की ग्रीमॉयर है? मैं नहीं जानता। 5 लीव क्लोवर। हाँ, ये काफी अजीब बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेनिंग करने के बाद आस्था यूनो के साथ चर्च तक जाने की रेस लगाता है। नैश, हम दोनों में से फर्स्ट कौन आया? यूनो। और यूनो पहले पहुंच जाता है। कोई बात नहीं, अब चर्च के अंदर तक देखते हैं कौन सबसे पहले जाएगा। यूनो अपने मैजिक का यूज करता है और आस्था को हवा में उड़ा देता है और खुद चर्च के अंदर पहले एंटर कर जाता है। रात में सोते समय आस्था नींद में ही कह रहा होता है कि मैं विज़र्ड किंग बन के ही रहूंगा और नैश इसे देख रहा होता है। अगले दिन नैश आस्था के पास जाता है जब आस्था ट्रेनिंग कर रहा होता है। हे नैश, तुम यहाँ पर? हाँ, दरअसल मैं बोर हो रहा था इसलिए तुम्हारी ट्रेनिंग देखने आ गया, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम तो कोई मैजिक यूज ही नहीं कर सकते हो, तो तुम मैजिक नाइट एग्जाम क्यों दे रहे हो? तुम तो उसमें फेल ही हो जाओगे ना। पर यह भी डिसाइड नहीं हुआ है। देखो नैश, अब मेरे पास ग्रीमॉयर आ चुकी है तो अब मैं मैजिक नाइट्स में दाखिल हो सकता हूँ। मैजिक नाइट एग्जाम जरूर दूंगा और एक मैजिक नाइट बनने के बाद एक विज़र्ड भी जरूर बनूंगा। देख लेना। नहीं, तुम नहीं बनोगे विज़र्ड किंग, हम आम इंसान हैं। इस तरह के सपने देखना हमें अलाउ
अलाउड नहीं है। और आस्था इसके कान में जोर से चिल्लाकर कहता है कि हार मत मानो, हर किसी में बहुत कुछ करने की क्षमता होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता तुम कितने गरीब हो, रॉयल फैमिली से हो या फिर नहीं, कोई भी मैजिक नाइट या विज़र्ड किंग बन सकता है। बाकी सभी की तरह सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी बन सकता है। मैं मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद एक दिन विज़र्ड किंग बनकर सभी को जरूर साबित करूंगा। और नैश इसकी बातें सुनकर हैरान रह जाता है। रात में हम देखते हैं कि काफी सारा टेस्टी खाना तैयार किया गया होता है क्योंकि आज इनका आखिरी दिन है। नहीं गाइस, मरने नहीं वाले। इसके बाद आस्था और यूनो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाने वाले हैं। इतना सारा खाना देखकर आस्था फादर को थैंक यू वाली नजरों से देख रहा होता है। आस्था, मुझे ऐसे मत देखो, ये सब यूनो के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है बच्चे, क्योंकि तुम तो फेल होकर वापस ही आने वाले हो। देखो, शर्माना मत, अगर तुम फेल हो जाते हो तो चुपचाप दोबारा से घर आ जाना, ठीक है ना आस्था? ये तुम्हारा घर है, चाहे जैसा भी हो। वो काफी ज्यादा मुश्किल एग्जाम है और वैसे भी तुमसे किसी को कोई उम्मीद नहीं है कि तुम उसमें पास हो जाओगे। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। बहुत बेइज्जती कर दी मेरी आपने। तो आप इस बात को यूनो को भी कहने वाले हो ना? नहीं, यूनो तो कर लेगा। ये नाइंसाफी है। मैं भी एक दिन एग्जाम को क्रैक करके विज़र्ड किंग बनूंगा और वापस आऊंगा सिस्टर लिली के लिए और इनसे शादी भी करूंगा। तभी सिस्टर लिली आस्था को सबक सिखाती है और अपने मैजिक का यूज करके इस पर हमला कर देती है। रुकावट के लिए खेद है, प्लीज आप लोग खाना खाइए और इस चिलगोजे को इग्नोर कीजिए। अगले दिन यूनो और आस्था इन सभी को गुड बाय कहकर अपने नए सफर पर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब बच्चे बोलते हैं कि हम तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करेंगे आस्था, प्लीज हमारे लिए कोई लेटर जरूर लिखना। और नैश आस्था से कहता है, सुनो आस्था, अगर तुम एक मैजिक नाइट बन जाते हो तो मैं भी मेहनत करके एक दिन विज़र्ड किंग जरूर बनूंगा। और सिस्टर लिली अपने मन में सोचती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये दोनों इतने बड़े हो चुके हैं। जब से मैं आस्था से मिली हूँ हमेशा जोश में रहता था, पहले से ही ऐसा था। और यूनो भी आस्था की वजह से स्ट्रॉन्ग बन चुका है। बेस्ट ऑफ लक बॉयज। और इन सभी को टाटा बाय बाय कहकर अपने नए सफर के लिए निकल जाते हैं। आस्था, क्या तुम्हें नर्वसनेस नहीं हो रही क्या एग्जाम के लिए? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं रॉयल कैपिटल कैसी दिखती होगी और क्या पता हम लोग विज़र्ड किंग से भी मिल पाए। पर उन्हें मिलने से पहले हमें मैजिक नाइट एग्जाम पास करना होगा। और भागने लगता है। आस्था, वहाँ पर जल्दी पहुँचकर तुम मैजिक नाइट नहीं बन जाओगे। लेकिन आस्था इसकी बातें नहीं सुनता और बस भागता रहता है। यूनो भी इसके पीछे भागना शुरू कर देता है। आस्था अभी से विज़र्ड किंग बनने के सपने देखने लगता है और विज़र्ड किंग बनने के बाद सिस्टर लिली से शादी करेगा। यार मैं तो जा रहा, मुझे जल्दी से विज़र्ड किंग बनना है। और आस्था उड़ने की एक्टिंग करने लगता है। क्या तुम मैजिक के बिना उड़ भी सकते हो क्या? फिलहाल तो नहीं, पर मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपनी ग्रिमोर का यूज करके ये सब कुछ कर पाऊंगा। अगर तुम हार नहीं मानते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और रास्ते में इनके सामने काफी सारे जंगली जानवर और काफी सारी मुश्किलें आती हैं। काफी समय तक भागने के बाद दोनों थक जाते हैं, पर आस्था अभी भी हार नहीं मानता है और दोबारा से भागना शुरू कर देता है। पर यूनो इसे पकड़ लेता है। अरे यार बस भी करो। किंगडम यहाँ से काफी दूर होता है जहाँ पर वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाने वाला है। और काफी ज्यादा लंबे सफर के बाद आस्था और यूनो आखिरकार क्लोवर किंगडम के रॉयल कैपिटल के पास पहुँच चुके हैं, जहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम इनका इंतजार कर रहा होता है। पर इस एग्जाम को पास करने के लिए इन्हें काफी सारे खतरनाक ओपोनेंट्स के साथ लड़ना होगा। और अब रॉयल कैपिटल के अंदर हम देखते हैं कि सब लोग मैजिक का यूज कर रहे होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, लाइक खाना बनाने के लिए, यहाँ तक कि किसी फल को छीलने के लिए भी। आस्था अपने सामने इस कैसल को देखता है। वो विज़र्ड किंग यहीं पर रहते होंगे ना? एक दिन मैं भी वहीं पर रहूंगा जब मैं विज़र्ड किंग बन जाऊंगा। नहीं, वहाँ पर मैं रहूंगा। तब इनकी नजर एक परिवार पर जाती है और इसे देखकर इन्हें अपने चर्च की याद आ जाती है। और चर्च के अंदर नैश आग जला रहा होता है। उसके बिना कितना शांत है ना सिस्टर लिली? हाँ तुमने सही कहा, वो भी रॉयल कैपिटल के अंदर पहुँच चुके होंगे। आई होप उनके एग्जाम्स अच्छे जाएं। और रॉयल कैपिटल के अंदर एक बुढ़िया आस्था को ठग लेती है और इसे पर्पल कलर के कुछ भुने हुए सांपों को दे देती है। दोनों एंट्रेंस एग्जाम के रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लग जाते हैं। और यूनो की ये 4 लीफ क्लोवर को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। और यूनो का रजिस्ट्रेशन नंबर 164 होता है और आस्था का 165। एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए काफी सारे लोग यहाँ पर आए होते हैं और कई लोगों के आसपास कुछ चिड़िया मंडरा रही होती हैं। और इन चिड़ियों को एंटी बर्ड्स कहा जाता है, जिनके पास जितनी कम मैजिकल पावर्स होंगी उतनी ही ज्यादा एंटी बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। यूनो के पास एक भी एंटी बर्ड नहीं होती है और सबसे ज्यादा बर्ड्स आस्था के पास होती हैं। क्या बात है, एक दिन मैं विज़र्ड किंग बन के ही रहूंगा। आसपास के सभी लोग इसे जोकर समझने लगते हैं और इस पर हंसने लगते हैं। अब आस्था परेशान हो जाता है इन बर्ड्स से और इनसे पीछा छुड़ाने के लिए भागने लगता है। तभी आस्था एक आदमी से टकरा जाता है। ये कौन है? इसकी आंखों को देखकर तो लगता है ये कोई किलर है। और इसका ऑरा, भाई साहब ये मेरी एज का कैसे हो सकता है? एक्चुअल में सर जी आप अपनी उम्र से काफी बड़े लगते हो। लगता है आपकी जिंदगी काफी मुश्किलों के साथ कटी है। तब ये आदमी आस्था के सर को पकड़ लेता है। लगता है तुझे मरने का शौक है। अब इसके साथ ही इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाते हैं। अरे ये तो वही फेमस स्पिंड्रल रोल केस है जिसके पास काफी ज्यादा रेयर स्पेशल मैजिक है। अरे तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ हो? अरे इसे क्यों पीट रहे हो? इस चिलगोजे का सर फाड़ दूंगा। और ये है गोल्डन एग्रिपा जो कि इनकांटेशन मैजिक का एक्सपर्ट है। इसके साथ बात करना नामुमकिन है। और इस खतरनाक से बंदे का नाम है यामी सुके हीरो, जिसे द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। और ये बंदा द ब्लैक बुल्स का कैप्टन है। ब्लैक बुल्स जो कि सबसे बेकार टीम मानी जाती है। बाकी सभी टीम्स के कंपैरिजन में ब्लैक बुल्स सिर्फ हर जगह तबाही मचाते हैं। आस्था का सर एक्सप्लोड ही होने वाला होता है और तभी मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने लगता है और यामी आस्था को छोड़ देता है और यहाँ से जाने लगता है। तुम बच गए बच्चे, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। अब अपनी दूसरी जिंदगी के साथ कुछ अच्छा कर लेना। अगर ना कर सको तो वापस आ जाना, मैं तुम्हें चांद से मार डालूंगा। और फिनरल भी सारी कुड़ियों को बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। तब इससे केब्रोन सा नाम का एक बंदा आस्था के पास आता है। ओए लड़के,
क्या तुम ठीक हो क्या? वो कैप्टन यामी थोड़ा पागल है, उससे बच के रहना। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, और मेरा नाम है आस्था, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और इधर सारी मैजिक नाइट स्क्वाड्स के कैप्टन यहाँ पर आ जाते हैं। नोजल सिल्वा जो कि सिल्वर ईगल्स का कैप्टन है, दूसरा है कैप्टन ऑफ द क्रिम्सन लॉयन किंग्स फिएगो लियोन वर्मिलियन, और इस बंदे के पास फ्लेम क्रिएशन मैजिक की ताकत है। तीसरा है जैक द रिपर ग्रीन प्रेरिंग मेंटिसिस का कैप्टन, और ऐसा कहा जाता है कि कैप्टन जैक्स का सिवेरिंग मैजिक पृथ्वी को 2 टुकड़ों में काट सकता है। चौथी है कैप्टन शार्लेट रोजेली जो कि ब्लू रोज नाइट्स की कैप्टन है। अरे ये कितनी सुंदर है। चुप कर जाओ, सिस्टर लिली इससे ज्यादा सुंदर है। पांचवा है गुइल्ड्रे प्यूजोट जो कि पर्पल ओरकास का कैप्टन है। इसके बाद बारी आती है डोरोथी अनसोर्थ की कोरल पीकॉक्स की कैप्टन, और ये लड़की सोते सोते आ रही होती है। अरे ये सो क्यों रही है? हाँ, ये सोती रहती है पूरा दिन। तो भाई इसे कैप्टन किसने बना दिया? दुश्मन के सामने सो गई तो? अरे नहीं नहीं, ऐसा कहा जाता है कि ये काफी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक्वाडियर की कैप्टन को रिल बॉयज मोर्टियर, और अभी सिर्फ 19 साल का है। क्या 19? ये तो बस मुझसे 4 साल बड़ा है। लगता है विजर्ड किंग बनना उतना भी मुश्किल नहीं है। विजर्ड किंग? हाँ, काफी बड़े सपने हैं तुम्हारे। और अब अगला आने वाला है गोल्डन डॉन का कैप्टन विलियम वेंजेंस। ये सबसे ज्यादा पावरफुल कैप्टन माना जाता है, और इसकी स्क्वाड सबसे ज्यादा पावरफुल है सभी स्क्वाड्स के कंपैरिजंस में। ये सभी स्क्वाड्स के कैप्टन्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि अकेले ही 100 जादूगरों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। ब्लैक बुल्स का कैप्टन भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे कि हमने अभी पहले देखा था। अरे यार जल्दी खत्म करो थोड़ा। ये काफी ज्यादा जरूरी एग्जाम है जो कि इन बच्चों का भविष्य डिसाइड करेगा, तो मुझे लगता है तुम्हें इसे थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए यामी। ठीक है ले लिया सीरियस। और नीचे आस्था विजर्ड किंग को ढूंढ रहा होता है। यार विजर्ड किंग कहाँ पर है? विजर्ड किंग को ढूंढ रहा है ये लड़का। वो क्यों आएंगे यहाँ पर? सारे कैप्टन एक साथ आ गए, यही बहुत बड़ा चमत्कार है। इस एंट्रेंस एग्जाम को गोल्डन डॉन के कैप्टन कंडक्ट करने वाले हैं, और बोलते हैं कि आप सभी को इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। इस एग्जाम को मैं कंडक्ट करूंगा। मैजिक ट्री डिसेंड, और अपने मैजिक ट्री डिसेंड का यूज करके सभी कैंडिडेट्स को झाड़ू दे देता है। तो ठीक है, अब मैजिक नाइट्स एंट्रेंस एग्जाम को शुरू किया जाता है। अब आप सभी को कुछ टेस्ट देने होंगे, और सभी कैप्टन्स आपकी एबिलिटीज को देखकर डिसाइड करेंगे कि आपको मैजिक नाइट के अंदर लेना है या नहीं। कैप्टन्स आप सभी को इंडिविजुअली चूज करेंगे। अगर किसी एक कैप्टन ने आपको चूज कर लिया तो आप उसकी टीम में चले जाएंगे, पर अगर एक से ज्यादा कैप्टन्स ने आपको चूज किया तो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किसकी टीम में जाना चाहते हैं। पहला टेस्ट होता है झाड़ू पर बैठकर उड़ना। काफी लोगों को मुश्किल आती है, पर किसी तरह से कर लेते हैं, और सिर्फ आस्था ही एक ऐसा बंदा होता है जो कि बिल्कुल भी उड़ नहीं पाता है, और यूनो इस एग्जाम में सबसे अच्छा करता है, और सभी लोग इसे देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं, और सभी कैप्टन्स आस्था को देखकर हैरान हो जाते हैं कि भाई ये कर क्या रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। शिके इसकी हेल्प करता है और बोलता है कि मुझे देखो, इतना आसान तो है आस्था, आसान है ना? यार मेरे से नहीं हो रहा ये। इस एग्जाम को देखकर कैप्टन्स को काफी आसानी हो जाती है इनकी मैजिकल एबिलिटीज को जज करने के लिए। इन्हें इजीली पता चल जाता है किसमें कितनी मैजिकल पावर है और इनकी क्या स्पेशलिटी है। तभी नोजेल कैप्टन ऑफ द सिल्वर ईगल्स मैजिक नाइट एग्जाम के फर्स्ट टेस्ट को कंडक्ट करने से पहले एक लड़की के पास जाते हैं। ये लड़की इसकी छोटी बहन होती है, और ये लड़की भी इस एग्जाम को देने के बारे में सोच रही होती है, पर नोजेल कहता है कि तुम्हें एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। नोबल फैमिलीज को इस एग्जाम को देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है उसमें पहले से ही काफी ज्यादा मैजिकल पावर होती है, और यहाँ पर काफी सारे टेस्ट लिए जाते हैं। मैजिकल एबिलिटी एग्जाम, मैजिकल एबिलिटी कंट्रोल एग्जाम, क्रिएशन मैजिक एग्जाम, डेवलपमेंट मैजिक एग्जाम, कई तरह के टेस्ट लिए जाते हैं, जिसमें से एक भी टेस्ट में आस्था कुछ नहीं कर पाता है। इसके बाद आखिरी एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जिसमें इन सभी कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे के साथ फाइट करनी होगी। क्रिम्सन लैंड किंग्स के कैप्टन कहते हैं, अब तुम सभी को लड़ना होगा। सभी लोग एक एक पार्टनर को ढूंढ लो जिसके साथ तुम लड़ सको, और अपनी ग्रे मॉर्ड्स का यूज करो हमला करने के लिए, और पीछे मत हटना। जितना दम लगा सकते हो उतना दम लगाना। हमें सब कुछ देखना है कि तुम्हारी क्या कैपेबिलिटीज हैं। अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो हम उसे हीलिंग मैजिक का यूज करके हील कर देंगे, तो बिल्कुल भी डरना मत। और जैसे ही दोनों में से कोई एक लड़ने की हालत में नहीं रहेगा, एग्जाम वहीं पर ओवर हो जाएगा। सभी लोग एक दूसरे के लिए पार्टनर ढूंढने लगते हैं, और बेचारा आस्था टेंशन में आ जाता है कि भाई अब मैं क्या करूं यार, किसके साथ लड़ूं? मैं तो खुद इतना कमजोर हूं, मुझे ढूंढना पड़ेगा किसी को। तभी सेके पीछे से आता है और बोलता है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो आस्था। आस्था अपने घुटनों पर गिर जाता है और बोलता है, सेके जी आप मेरे जैसे एक लूजर के साथ लड़ना चाहते हैं? आप कितने महान हैं। अब सबसे पहली फाइट इन दोनों की ही हो जाती है। इन्हें आगे बुलाया जाता है, और आस्था सोच रहा होता है कि ये सेके कितना ज्यादा अच्छा इंसान है, अपनी पूरी ताकत का यूज करना सीखे। और तभी सेके अपने असली रंग दिखाने लगता है। अब तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे। छोटे चूहे, तुम गलत जगह पर आ चुके हो। मैंने अभी तक बस तुम्हारा इस्तेमाल किया ताकि तुम्हारा यूज करके मैजिक नाइट बन सकूं। और चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जगह मैजिक नाइट में जाऊंगा और हम दोनों के लिए अपना बेस्ट करूंगा। समझ गए ना बेवकूफ इंसान। अरे अपने घर चले जाओ बच्चे, और अपनी सड़ी सी जिंदगी को वहीं पर व्यतीत करो। और सभी लोग समझ जाते हैं कि सेके ने सबसे कमजोर इंसान को चूज किया है। कितना चालू है भाई ये बंदा। सभी लोग तैयार, शुरू किया जाए। क्या कहा था तुमने आस्था? होल्ड बैक मत करना। हाँ ठीक है, इसे करते हैं आस्था। सेके अपनी ग्रे मॉर का यूज करता है और अपने ऊपर एक मैजिकल स्पेल का यूज करता है, जो कि है ब्रॉन्ज क्रिएशन मैजिक, सेके मैग्नम कैनन बॉल। कैसा लगा मेरा मैजिक आस्था? ये शील्ड सारी मैजिकल बुलेट्स
अटैक्स को रिपेल कर देती है। ये ऑफेंस और डिफेंस दोनों एक साथ है। तुम्हारे सारे बेकार हमले मेरी ये शील्ड अपने ऊपर ले लेगी, और जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। आ जाओ आस्था, पूरी कोशिश करना ताकि देखने वालों को मजा आए। पर आस्था अपनी सोर्ड का यूज करता है और एक ही बार में सेके को सबक सिखा देता है। भाई साहब, एक ही हमले में इस बंदे ने इसे घायल कर दिया है और इसकी शील्ड भी तोड़ दी है। सभी कैंडिडेट से देखकर हैरान रह जाते हैं कि भाई ये इतना ज्यादा पावरफुल है क्या। और आस्था कहता है मैं मैजिक नाइट इसलिए नहीं बनना चाहता ताकि मेरी लाइफ अच्छी हो जाए या हार्ड वर्क को अवॉइड कर सकूं। मेरा गोल बड़ा है, मैं विज़र्ड किंग बन के ही रहूंगा। कैप्टन वांजिस को लगता है कि आस्था ने कोई मैजिक यूज किया है, पर यामी को मालूम होता है कि आस्था ने कोई मैजिक का यूज नहीं किया क्योंकि उसके पास कोई मैजिक है ही नहीं। आस्था ने अपनी फिजिकल पावर का यूज किया है। जब यामी ने आस्था की खोपड़ी पकड़कर इसे ऊपर उठा दिया था, तब यामी ने इसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी मैजिकल पावर को सेंस नहीं किया था। अब आस्था सिक्के को हरा चुका है, पर इसके बावजूद ये सभी लोग आस्था को कहते हैं कि आस्था एक पिछड़े इलाके से आया है। और विज़र्ड किंग वाली बात को सुनकर तो ये सभी लोग आस्था को जोकर और पागल समझने लग जाते हैं। आस्था की जीतने के बाद यूनो अपने मन में कहता है एक दिन मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। आस्था रिकवरी मैजिक का यूज करके सेकाई को हील किया जाता है और उसके बाद फाइट होती है दो और शख्स की। एक के पास वाटर मैजिक की पावर होती है और दूसरे के पास सैंड मैजिक की। दोनों में काफी अच्छी बैटल होती है और सैंड वाला जीत जाता है। एक लड़का यूनो के पास आकर इसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है और यूनो से कहता है कि चाहे तुम्हें 4 लीफ क्लोवर्स ने चूज किया हो, पर तुम कोई रॉयल्टी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा स्टेटस और पावर हमसे कितना नीचे है। अब मैं तुम्हें एक यादगार कहानी दूंगा अपने विलेज में सुनाने के लिए। तो चलो अब तैयार हो जाओ। अनाउंसर फाइट को शुरू करता है और अपने मैजिक का यूज करके एक लाइटनिंग बॉल बनाकर यूनो पर हमला कर देता है। और तभी यूनो अपने विंड मैजिक का यूज करके एक टॉर्नेडो तैयार करता है और ये पर्सन इस टॉर्नेडो के अंदर फंस जाता है और यूनो इस मैच को जीत जाता है। सभी लोगों के मैच होने तक शाम हो जाती है और हर एक बच्चे को नंबर से बुलाया जाएगा। अगर कोई कैप्टन उस बच्चे को अपनी स्क्वाड में लेना चाहेगा तो इनकी सिलेक्शन हो जाएगी, और अगर नहीं तो इन्हें अगले साल दोबारा से ट्राई करना होगा। नंबर 70 तक कोई भी बच्चा सिलेक्ट नहीं होता है। नंबर 71 पहला होता है, जिसे देखकर कैप्टन पर्पल ओरका अपना हाथ खड़ा करता है और नंबर 70 को पर्पल ऑर्कस में भर्ती कर लिया जाता है। नंबर 78 को क्रिम्सन लॉयन में भर्ती किया जाता है। 99 वाले को कोराल पीकॉक। ये अभी भी सो रही है भाई, क्या ये औरत। इसके बाद नंबर आता है यूनो का और सभी कैप्टन अपना हाथ ऊपर उठा लेते हैं, यानी कि सभी कैप्टन चाहते हैं कि यूनो इनकी टीम में आ जाए और यूनो बेस्ट स्क्वाड को चूज करता है, यानी कि गोल्डन डाउन। अगला नंबर 165 होता है, यानी कि आस्था का, और आस्था बुरी तरह से घबरा रखा होता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन सी टीम मुझे चूज करती है, बस कोई भी चुन लो प्लीज यार। लेकिन कोई भी कैप्टन अपना हाथ ऊपर नहीं उठाता है और सभी लोग कहने लगते हैं कि हट जा साले, अगला नंबर हमारा है, तुझे किसी ने नहीं लेना। पर आस्था खड़ा रहता है, चुप कर जाओ, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तभी कैप्टन यामी खड़ा हो जाता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़ाई में कितने ज्यादा अच्छे हो, पर कोई भी किसी ऐसे को अपनी टीम में भर्ती नहीं करेगा जिसकी ताकतों के बारे में किसी को कुछ मालूम ही ना हो, क्योंकि आखिर में सबके सब कैप्टन मैजिकल पावर्स ही ढूंढ रहे हैं। तभी कैप्टन यामी सभी को अपनी ताकत दिखाने लगता है और इसके आसपास एक डार्क पर्पल ऑरा क्रिएट हो जाता है। सब कुछ पर्पल हो जाता है। ये बंदा आस्था के पास पहुंच जाता है और इसकी ताकत को देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं और आस्था अपने मन में सोचता है भाई साहब इतना ज्यादा प्रेशर, तो एक स्क्वाड कैप्टन की मैजिकल पावर ये होती है क्या। अगर तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है तो तुम्हें कोई चूज नहीं करने वाला, और यही सत्य है। और जैसा कि तुमने पहले कहा, तुम एक विज़र्ड किंग बनना चाहते हो तो तुम्हें इस बात के बारे में मालूम होना चाहिए कि तुम्हें हम सभी 9 कैप्टन से ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। क्या तुम मेरे सामने खड़े होकर ये कह सकते हो कि तुम विज़र्ड किंग बनोगे, चाहे तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर है या नहीं? क्या तुम अब भी यही सोचते हो क्या? ठीक है, चाहे आज मुझे मैजिकल नाइट्स को ज्वाइन करने का मौका ना मिले, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई क्या कहता है, मुझे चाहिए जितनी मर्जी बार करना पड़े, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं विज़र्ड किंग नहीं बन जाता। तभी कैप्टन यामी जोर जोर से हंसने लगता है। लड़के, तू मुझे पसंद आया, ठीक है, तुम मेरी स्क्वाड को ज्वाइन कर सकते हो। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अबे क्या तुमने सुना नहीं, मैं तुम्हें ब्लैक बुल्स में आने का मौका दे रहा हूँ, और वैसे भी तुम मना नहीं कर पाओगे। और मेरी टीम में आकर तुम्हारे लिए चीजें आसान नहीं होने वाली। हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। तो तैयार रहना, और जब हम ये सब कुछ कर लेंगे तब तुम जाकर विज़र्ड किंग बन जाना। और आस्था को अपनी जर्नी याद आने लगती है और खुश हो जाता है। और जो पार्टिसिपेंट्स सिलेक्टेड नहीं हो पाते हैं उन्हें वापस भेज दिया जाता है। और आस्था यूनो के पास आकर कहता है ठीक है यूनो, अब तुम गोल्डन डाउन में हो और मैं ब्लैक बुल्स में, तो अब से हमारी रियल बैटल शुरू होती है। तभी आस्था का पेट खराब हो जाता है क्योंकि इसने वो बुढ़िया के द्वारा दिए गए स्नैक्स खा लिए थे। आस्था वॉशरूम जाता है, सेके भी इसके पीछे जाता है क्योंकि आस्था ने इसे हरा दिया था। इसकी वजह से सेके को अब एक लोअर टीम ने ले लिया है, वही मेंटिस वाली टीम में। और इसे लगता है कि आज मैं बहुत ज्यादा बेइज्जत हो चुका हूँ बस इस आस्था की वजह से। इसी वजह से अपने मैजिक का यूज करके एक पॉइजन लिजर्ड को समन करता है और इसे आस्था के टॉयलेट में छोड़ देता है। पर यूनो अपने मैजिक का यूज करके इसे रोक देता है। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था, मैं बस देखना चाह रहा था कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। यहाँ से दफा हो जाओ, तुम आस्था के लेवल के नहीं हो। और सेके यहाँ से कट लेता है बहाना मार के कि मुझे कोई काम याद आ गया। तभी आस्था बाहर आता है, वाह यार मस्त हो गया, पेट खाली खाली लग रहा है। और दोनों अपनी अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। तभी यामी इसके सामने आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ, पहले दिन ही मुझे वेट कराया। और आस्था को दोबारा से इसकी खोपड़ी से पकड़ लेता है और फिंड्रल को अपना मैजिक यूज करने के लिए कहता है। ये क्या है भाई? क्योंकि तुम्हारे पास मैजिक नहीं है और तुम उड़ नहीं सकते, तो तुम्हें कोई ट्रांसपोर्टेशन मैजिक सीख लेना चाहिए बच्चे। एक सेकंड
सेकंड रुको, मैं तो भूल ही गया था तुम्हारे पास तो कोई मैजिकल पावर है ही नहीं। और यामी आस्था को इस पोर्टल के अंदर फेंक देता है और आस्था ब्लैक बुल्स के बेस के बाहर पहुंच जाता है। आस्था गेट खोलता है और बोलता है कि मैं हेज विलेज से आस्था हूं और आज से मैं ब्लैक बुल्स को ज्वाइन कर रहा हूं। और जैसे ही गेट खोलता है आस्था को एक आग का गोला उड़ा देता है। तुम्हारा सबसे बेकार टीम में स्वागत है। और इसी के साथ ब्लैक क्लोवर एनिमे सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और गाइज ये ब्लीच पर व्यूज बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, इसलिए मुझे ब्लीच को बीच में ही ड्रॉप करना पड़ रहा है। और अगर आपको ब्लैक क्लोवर एनिमे का अगला पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पर 8000 कमेंट्स का टारगेट प्लीज पूरा कर दीजिएगा। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इसका अगला पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।